बेटा, आज मैंने जो तुम्हें सबक सिखाया है वह सबक तुम हमेशा याद रखोगे। राम जी के दो बेटे हैं, सुजीत और कमल। दोनों ही नौकरी करते हैं और सभी एक ही घर में रहते हैं। रामलाल जी के छोटे छोटे नाती पोते हैं जिनके स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं, इसलिए दोनों बेटे अपने पिता से कहते हैं कि वह गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए शिमला और मनाली जा रहे हैं। तब तक आप घर पर ही रहिए। रामलाल जी हंसी खुशी से अपने बेटे को कहते हैं, ठीक है, आराम से जाना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। 15 दिन बाद जब सुजीत और कमल दोनों गर्मियों की छुट्टी बिता करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर वापस लौटते हैं और जैसे ही घर में वह कदम रखते हैं, वह देखते हैं कि उनके पिताजी और उनके बहुत सारे बुजुर्ग बूढ़े लोग बैठे हैं हॉल में। वह चारों अपने हॉल में इतने सारे बूढ़े बुजुर्गों को बैठा हुआ देख कर के दंग रह जाते हैं और सामने ही सोफे पर रामलाल जी भी बैठे हुए हैं। अपने बेटे और बहू को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अपने बेटे कमल के पास जाते हैं। तभी उनका बेटा चिल्ला कर कहता है, पिताजी, आपने यह सब क्या कर दिया है? हम कुछ दिनों के लिए घर से क्या गए, आपने तो पूरे घर को ही वृद्धा आश्रम बना दिया है। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि आपने इधर इतने सारे लोगों को बुलाकर बैठा लिया है, पूरा घर गंदा करके रख दिया है। तभी छोटा बेटा भी अपने पूरे घर पर सरसरी निगाह डालते हुए कहता है, पिताजी, आप जल्दी से सभी लोग को कह दो कि इधर से चले जाएं। आपका जो भी काम होगा कल पार्क में बैठ कर के कर लीजिएगा, पर घर में मत करो। और हम लोग बहुत थक कर आए हैं, अब हम घर पर आराम करेंगे, हमें बिल्कुल भी शोरगुल नहीं चाहिए। रामलाल जी अपने दोनों बेटे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तुम दोनों ही घूम फिर कर आए हो, थक गए होंगे, यह तो मैं जानता ही हूँ, पर इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा सा समय अपने बूढ़े बाप के लिए भी निकाल लो। और अब मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी जो नींद और थकान है दोनों ही उड़ जाएंगी। या देखो, मैंने तुम दोनों बेटे के लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा तैयार किया है। रामलाल जी अपने दोनों ही बेटे के हाथ में एक लिफाफा थमा देते हैं। लिफाफे को देख कर के दोनों बहुएं आपस में खुशफुसाने लगती हैं कि अरे, आज इस बुढ़े गवार के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो अपने बेटों को तोहफे दे रहा है। आज तक तो अपने बेटे को इसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, अपने बेटे के ऊपर भार बनकर ही रहा है। और पता नहीं हमारे जाने के बाद 15 दिन में इनके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया, कौन सा खजाना मिल गया जो अपने बेटों के हाथ में एक एक तोहफा रख दिया। तभी दूसरी बहू कहती है, अरे दीदी, तुम भी कमाल करती हो, यह बुढ़ा क्या तोहफा देगा? अरे, इसने तो पूरी जिंदगी अपनी खेती बाड़ी और गाय भैंसों में ही गुजार दी है। अब तो यह हम दोनों के ही साथ रहता है और हम लोगों के साथ रहकर ही अपनी जिंदगी को बिता रहा है। सारे खर्चे हम लोग देखते हैं, तो यह अभी हमें क्या तोहफा देंगे? बेटों ने लिफाफा खोला, लेकिन जब उन्होंने लिफाफा खोलकर उसे देखा और पढ़ा तो दोनों के ही होश उड़ गए और वह रामलाल जी के मुंह को ताकते रह गए। तभी बड़ी बहू डिम्पल कहती है, ऐसा क्या है लिफाफे में जिसे आप दोनों खोलकर देखते ही रह गए हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो? बहुएं बेटों के हाथ से उस लिफाफे को छीन लेती हैं और जब वह भी उसे पढ़ती हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। रामलाल जी सोफे पर बैठे बैठे आराम से अपने बेटे बहू के चेहरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। वह अपने बेटों से पूछते हैं, और बेटा, कैसा लगा तुमको अपने बूढ़े बाप का तोहफा? बूढ़े पिता के इस कारनामे को देख करके बेटे बहू दोनों के ही हक्के बक्के रह गए और रामलाल जी के चेहरे को देखते रह गए। दरअसल रामलाल जी के दो बेटे हैं, कमल और सुजाता। दोनों ही बड़े बेटे अच्छी खासी नौकरी करते हैं। बड़ा बेटा प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और छोटा बेटा भी रेलवे में इंजीनियर है। रामलाल जी की पत्नी सविता अभी 6 महीने पहले ही उनको
छोड़ करके भगवान के पास चली गई हैं। सविता जी की तबीयत बहुत दिनों से खराब रहती थी। पेट में पथरी का दर्द लगातार होता रहता था, साथ ही डायबिटीज और बीपी की भी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे उनकी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। राम जी लाल अपनी पत्नी सविता से कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, हर तरह से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो जाए, पर तुम्हें ठीक करके रहूंगा। लेकिन पत्नी से यह सब कहने के बाद रामलाल जी कमरे से बाहर निकलकर सोचते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं तुम्हारा हर तरह से इलाज करा लूँगा, लेकिन कैसे करा लूँगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और बेटे से पैसे मांगता हूँ तो वह गिन गिन कर पैसे देते हैं। अभी तो तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है कि वह थोड़े बहुत पैसे हमें देते हैं। अगर तुम्हारा हम पथरी का ऑपरेशन कराएंगे तो उनमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, और बेटे बहू इतने सारे पैसे तुम पर खर्च करने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि मैं अब माँ पर और पैसे नहीं लगाऊंगा, उन पर पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बीमार रहती हैं, एक बीमारी हो तो ठीक भी कराई जाए, 3-3, 4-4 बीमारियां माँ को हैं, और अब उनका बुढ़ापा है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, तो फालतू में उन पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटे पैसे तो दे नहीं रहे हैं, मैं अपनी पत्नी का इलाज कराऊं तो कैसे कराऊं। थोड़ी देर में वह रसोई में जाते हैं और अपनी पत्नी के लिए सादी सी खिचड़ी बनाकर खाने के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि बहुओं ने तो खाना बनाने के बाद कुछ भी बनाने से साफ साफ मना कर दिया है कि जो घर में बन रहा है वही सब खाएंगे, मैं अलग से किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। इस घर में इतने काम होते हैं कि क्या क्या करूँ, मैं सबके लिए खाना बनाऊँ कि उस बुढ़िया के लिए अलग से खिचड़ी बनाऊँ। इसलिए अगर उसको जो कुछ खाना है तो खुद ही बनाऊँ, मैं नहीं बनाऊंगी। रामलाल जी खिचड़ी लेकर के अपनी पत्नी सविता के पास जाते हैं। सविता की आंखों में आंसू को देख करके उनकी आंखों के आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से रामलाल जी अपनी पत्नी का चाहते हुए भी इलाज नहीं करा पा रहे थे, और वह उनको इस दुनिया में अकेला छोड़कर भगवान के पास चली जाती हैं। रामलाल जी बहुत दिनों तक अपनी पत्नी के लिए दुखी रहते हैं। पत्नी के जाने के बाद तो बेटे और बहू का रवैया उनके प्रति और भी अधिक बदल जाता है। वह तो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों में ही बिजी रहते हैं, उन्हें बूढ़े पिता से कुछ लेना देना नहीं था। एक भी बेटा उनके पास दिन में समय निकालकर 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठता था। घर का खालीपन उनको खाए रहता था। बैठे बैठे सोचते थे कि मेरा कितना भरा पूरा परिवार था, मेरे माँ बाबूजी साथ में थे, मेरी पत्नी ने पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दिया था, मैंने जो कुछ भी किया उसमें उसने हमेशा साथ दिया है। अपनी सारी खेती बाड़ी का काम रामलाल जी ही संभालते थे। घर में रामलाल जी की 4 बहनें थीं, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना, शादी करवाना, सारा काम रामलाल जी ने ही किया था। रामलाल जी की पत्नी सविता ने भी अपने पति का हमेशा साथ दिया और एक कुशल गृहिणी की तरह अपने घर गृहस्थी को संभाल लिया। रामलाल जी बाहर खेती बाड़ी का काम करते थे और सविता जी घर में रह करके घर के
काम संभालती थी और साथ ही गाय भैंसों का भी काम संभालती थी। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके सब खूब मेहनत करती थी। बाद में रामलाल जी की 2 बेटे हुए। वह दोनों बहुत खुश थे। खूब अच्छे से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। बड़ा होने पर दोनों बेटों की शादी कर दी। अब तो घर में 2-2 बहुएं आ गई थी, लेकिन रामलाल जी और उनकी पत्नी को एक भी बहू का सुख नहीं मिला। समय के साथ साथ सविता जी और रामलाल जी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे और बेटे बहू भी अब घर में अपनी अपनी चलाने लगे थे। देखो पिताजी, हमारी कमाई से ही आप सब लोग हमारे घर रह रहे हैं, इसलिए सोच समझ करके खर्चा करिएगा। मेरे भी बच्चे हो गए हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब आप लोगों पर हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कुछ काम धंधा देख लो जिससे अपना खर्चा निकाल सको। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए सुजीत ने अपने पिताजी से कहा तो पास में ही बैठी सविता जी कहती हैं, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे पिताजी ने तो पूरी उम्र काम किया है, अब यह इनकी काम करने की उम्र नहीं है। अब तुम सब लोग करो तो रहे हो, यह उनकी आराम करने की उम्र है। घर में बैठ करके अपने नाती पोते को खिलाने की उम्र है। अभी दूसरा बेटा कमल भी तमतमाते हुए कहता है, माँ फालतू की बातें मत किया करो, भैया सही कह रहे हैं। पिताजी तो घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। 2 लोगों का कितना खर्चा होता है आपको नहीं पता है? आप लोगों के खाने पीने का और दवाइयों का बहुत खर्चा हो जाता है, इसलिए बाबूजी से कहिए कि वह छोटा मोटा कोई का देख ले। हाँ बेटा सही कह रहे हो, हमें नहीं पता है कि 2 लोगों का कितना खर्चा होता है, तभी तो हमने घर में ससुराल में 4-4 नंदों की शादी की है, उनको पढ़ाया लिखाया है। फिर बेटा तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादियाँ की, फिर भी तुम हमसे कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता है। तभी दोनों बहुएं अंदर से आकर कहती हैं, तो इसमें एहसान दिखाने वाली क्या बात है? आपको कौन सा अनोखा काम कर दिया है हमारे लिए? आपने जो कुछ भी किया वह तो सभी करते हैं अपने बच्चों के लिए। बात को करते देखकर रामलाल जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर बाहर पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और उदास आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। कहते हैं कि पता नहीं बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में असहाय क्यों छोड़ देते हैं, वह माँ बाप को बोझ क्यों समझने लगते हैं, अपने माँ बाप को थोड़ा सा भी सुख नहीं दे पाते, थोड़ा सा प्यार और सम्मान और समय नहीं दे पाते। हमने तो अपने जीवन में इनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी, पता नहीं हमारी परवरिश में ही ऐसी क्या कमी रह गई जो हमारे दोनों ही बेटे इतने स्वार्थी निकले हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख साझा करते हैं और फिर पुरानी बातों को भूल करके वापस अपने घर आ जाते हैं। शाम का समय होता है तो रामलाल जी चाय पीने के लिए कहते हैं। सविता जी अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाते हैं तो वहाँ पर बहू डिम्पल उनकी तरफ देखते हुए कहती है, चाय तो बन गई थी और सबने पी ली है, आप दोनों तो बस पार्क में लव बर्ड की तरह बैठकर बातें ही करते रहो। चाय के समय पर पता नहीं कहाँ खिसक गए थे, अब चाय नहीं बनेगी, अब रात का सीधा खाना बनेगा, तभी तुम दोनों लोग खाना खाना। इस तरह से
साथ में घूमने से कुछ नहीं होगा। घर में कुछ काम धाम भी देख लिया करो। जाओ, दोपहर के बर्तन पड़े हैं रसोई में, उनको धो करके साफ कर लो। पास में बैठे बैठे बेटे भी अपनी पत्नियों की यह सब बातें सुन रहे थे, लेकिन ये भी बेटा अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है। सविता जी अपने बेटों की तरफ देखती हैं तो बेटा दूसरी तरफ मुंह घुमा करके बैठ जाता है। बेचारी वापस से अपने कमरे में बिना चाय लिए ही आ जाती है। रात में खाने के समय दोनों पति पत्नी इंतजार करते हैं कि उनके बेटा बहू खाना खा ले, उसके बाद भी हमें खाना देंगे। इसी तरह से बेटे बहू की जली कटी सुनते हुए रामलाल जी और उनकी पत्नी का समय व्यतीत होता रहता है। धीरे धीरे सविता जी की तबीयत और खराब होने लगी और एक दिन वह अपने पति को छोड़ करके चली गई। एक दिन रामलाल जी का चश्मा टूट जाता है। वह अपने दोनों बेटे से कहते हैं, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, जा करके ठीक करा देना। तो दोनों ही बेटे सपाट से अपने पिता को मना कर देते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगले महीने जब तनख्वाह आ जाएगी तब तुम्हारा चश्मा बनवा देंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, दोनों बेटे ऐसे ऐसे बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही बेटे अपने पिता से कहते हैं कि हम चारों लोग बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए शिमला और मनाली जा रहे हैं। 15 दिन तक उधर ही रुकेंगे, तब तक तुम अपना खाने पीने का देखते रहना। और अपने पिता को 15 दिन के लिए सिर्फ 500 रुपये हाथ में थमा करके चले जाते हैं। अब 500 में क्या होता है आज के ज़माने में। 15 दिन बाद जब दोनों बेटे आए तो रामलाल जी ने अपने दोनों बेटे के हाथ में यह कौन सा तोहफा दिया, जिसको देख करके बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। रामलाल जी सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और अपने बेटे बहू से पूछा, क्या बेटा कैसा लगा तुम्हें इस बूढ़े गवार का तोहफा? दोनों ही बेटे चिल्लाते हुए रामलाल जी से बोले, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें ऐसा करते भी जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुमने पूरे घर को वृद्धा आश्रम बना लिया है और जो भी हमारी जमीन जायदाद थी उससे भी हमको बेदखल कर दिया है। आपको हम पर जरा सी भी दया नहीं आई? अरे हम आपके बेटे हैं, आपकी जमीन जायदाद पर हमारा पूरा हक बनता है और आपने मुझसे बिना पूछे इस घर को वृद्धा आश्रम कैसे बनाया? अभी के अभी निकल जाओ इस घर से और इन सारे बुड्ढों को भी लेकर जाओ। लेकिन रामलाल जी कहते हैं, बेटा आज मैंने जो तुम्हें सबक सिखाया है वह सबक तुम हमेशा याद रखोगे। इस घर से मैं नहीं निकलूंगा, निकलना तो तुम सबको है, तो जल्दी से अपना अपना सामान बांध लो और निकल जाओ। और इस घर में वही रहेगा जो मेरी तरह अकेला होगा, जिसको घर की जरूरत होगी, जो बेसहारा होगा वह इस घर में आकर के रह सकता है। और तुम सब तो नौकरी कर रहे हो, बाल बच्चे वाले हो, तुम लोग तो बेसहारा नहीं हो जाओ, अपने पैसों से कहीं और जा कर के रहो। इस घर में कतई नहीं रह सकते हो, यह घर मेरा है। और देखो मैंने तुम सबका सामान निकलवा कर बाहर लॉन में रख दिया है, अपना अपना एक एक टेम्पो मंगवाओ और सामान लेकर के इस घर से निकल जाओ। दोनों ही बेटे बहू अपने पिता को देखते रह जाते हैं और रामलाल जी सोफे से उठकर अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों में जा करके फिर से बैठ करके हंसी ठहाका लगाते हैं। और उधर बैठे सारे बूढ़े बुजुर्ग भी रामलाल जी के निर्णय का स्वागत करते हैं और तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं कि आपने जो किया वह बहुत ही काबिले तारीफ है। काश हर पिता ऐसा कर पाता तो आज उस वृद्धा आश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटे बहू भी अपना सामान लेकर के, अपना समूह लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए।